मोनिका साहू। दोस्तों आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं। तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख संविधान के 4th वाले भाग में किया गया है। तो इसका आंसर होगा भाग 4। हमारा अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है संविधान में। हमारा तीसरा प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, आयरलैंड देश के। हमारा अगला प्रश्न है आयरलैंड ने अपनी संविधान में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को कब स्थान दिया। तो दोस्तों ये कब स्थान दिया था, आयरलैंड ने 1937 में दिया था। हमारा पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है। तो दोस्तों पहला है इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत है। इसका आंसर होगा इनकी प्रकृति समाजवादी है। हमारा अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व और किस नाम से बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसको और जो इसका अन्य नाम होता है वो होता है निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार हैं। तो दोस्तों किसके लिए आधार हैं, राज्य के प्रशासन के लिए अधिकार हैं। क्योंकि दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये राज्य का दायित्व होता है कि उनका निर्वहन अच्छे से करे, उनको अच्छे से लागू करें। हमारा अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक, दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी गलत है। और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें नहीं जा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है किसी भी अदालत के पास नहीं जाया जा सकता है। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा में निदेशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, मूल अधिकारों की उप समिति के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किए गए। तो दोस्तों ये कौन सी समिति थी, शप्रू समिति थी, जिसके तहत इसको संविधान में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये किसने कहा था, ये केटी शाह ने कहा था। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। मतलब दोस्तों इसमें राज्य बाध्य नहीं है, अगर राज्य के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है तो वो इनको लागू करेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, अन्यथा वो नहीं करेगा। अगर वो लागू नहीं कर रहा है तो इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जैसे कि हम मौलिक अधिकारों में जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसने निदेशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा। तो दोस्तों ये बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है किसने कहा डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। दोस्तों डीपीएससी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों ये किसने कहा था, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया था। तो दोस्तों ये ग्रीनविल ऑस्टिन थे जिन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था। हमारा अगला प्रश्न है मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया। तो दोस्तों ये कौन सा वाद था, तो ये चंपकम दरोही राजन वाद था जिसमें ये बाहर आया था। हमारा अगला प्रश्न है किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों ये मिनवा मिल्स जो विवाद हुआ था उसमें में ये कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार जो हैं हमारे वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब दोस्तों होता है कि संपूर्ण या फिर किसी चीज़ का एक होना। हमारा अगला प्रश्न है किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है। तो दोस्तों ये कौन सा संशोधन था, ये 42वां संशोधन था।
हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख किसमें किया गया? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 39(1) में कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 42 के तहत दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा का संचालन से कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 43 का। हमारा अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो दोस्तों ये 39(घ) में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 45 में कहा गया है। वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी हैं? तो दोस्तों किन पे प्रभावी हैं? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में। दोस्तों अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 48 है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? तो दोस्तों 44, जो अनुच्छेद 44 है वो उसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 50 में किया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। दोस्तों मतलब कि न्यायपालिका ना कार्यपालिका में हस्तक्षेप करेगी, ना ही कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी कोई भी। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसको बताना है। अनुच्छेद 41 है इसमें, जो कृषि एवं पशुपालन का संगठन करता है। दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है समान नागरिक सहायता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 39A में कहा गया है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो गलत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।